राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बयान सामने आया। विकास से कोई चुनाव नहीं जीतता, विकास से नहीं राम राम करने से जीत पक्की है। तो ये बहुत ही बड़ा बयान है जो कि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर, उनकी तरफ से दिया गया है और वो ये बोल रहे हैं कि विकास से कोई चुनाव नहीं जीतता है, विकास से नहीं बल्कि राम राम करने से जीत पक्की है। कोटा के सिमलिया में हीरालाल नागर अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, जिसमें हीरालाल नागर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र समझा रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी राजस्थान समेत पूरे देश में चर्चा हो रही है। कोई विकास करवा दो, चुनाव जीतो तो या भूल मत करियो। विकास से कोई चुनाव नहीं जीता है, ये बहुत गलतफहमी है कि हमने विकास कर दिया और वो गांव में जाइए मत पक्की छे चुनाव और आप विकास मत करो, लेकिन गांव में सतत संपर्क करते रहो, वहां से मलता रहो, जुलता रहो, आ रही बीमारी से बातचीत करता रहो, हाय राम राम करता रहो, भैया 100% जीतेगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस इसे बीजेपी का एजेंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को विकास से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस समाज को बांटना है और राज करना है। देखिए, बीजेपी की असलियत बताई है ऊर्जा मंत्री ने, साफ कह दिया कि बीजेपी विकास के रास्ते पर नहीं चलेगी। बीजेपी ने जो वादे किए उनमें से कोई वादा पूरा नहीं करेगी। बीजेपी वाले तो खुल के कह रहे हैं सिर्फ लोगों से मिलते रहो और हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर उगलते रहो। तो आप तो ये जो एजेंडा ओवैसी का है वैसा का वैसा एजेंडा कुछ बीजेपी के संतों ने अपना लिया। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर अभी से एनडीए की तैयारी शुरू हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बिहार के एनडीए नेताओं की डिनर बैठक हुई। बैठक में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हुए। डिनर डिप्लोमेसी में गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने से इसके गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दिल्ली में डिनर मीटिंग के दौरान एनडीए बिहार में शामिल जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, रामविलास के सभी सांसद, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। डिनर में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। डिनर बैठक में बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और एनडीए में बेहतर समन्वय को लेकर रणनीति बनी। डिनर बैठक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चिराग पासवान ने लिखा, अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और एनडीए के संयुक्त कार्यक्रम को लेकर सार्थक चर्चाएं हुई। ये बैठक एनडीए की एकजुटता और सशक्त रणनीति को और मजबूत करेगी। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों ने उन्हें न्याय का पूरा भरोसा दिलाया। ये पीड़ित परिवार से राहुल और प्रियंका गांधी की मुलाकात की तस्वीरें हैं। तस्वीर में हिंसा पीड़ित एक बुजुर्ग राहुल के हाथ में हाथ डाले हुए दिख रहे हैं और राहुल गांधी वहां मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से अपनी आप बीती साझा की। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। सब लोगों से मिले हैं और आश्वासन दिया है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, जहाँ भी अत्याचार होगा उनके साथ रहेंगे। हमेशा अत्याचार जिसके साथ होगा उसके साथ रहा जाएगा और सबसे अच्छे से मिले हैं और आश्वासन दिया है बहुत जल्दी आएंगे मिलने, सब परिवारों से मिलेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की इस साजिश में बांग्लादेश कैसे साथ है, 90 सेकंड्स में देखिए रिपोर्ट। खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इनपुट मिले हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। आतंक और दहशतगर्दी का दूसरा नाम बन चुका पाकिस्तान बांग्लादेश में मची अस्थिरता का फायदा अपने नापाक मंसूबों के लिए उठाना चाहता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवानों पर हमले की साजिश रच रहा है। हरकत उल जिहाद ने बांग्लादेश की जेल से भागे आतंकियों और अपराधियों की एक टीम बनाई है। टीम में 50 आतंकी और अपराधी शामिल हैं, जिन्हें आईएसआई का समर्थन हासिल है। आईएसआई उन्हें हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान समर्थक जमात इस्लामी भी इसमें शामिल है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 3 सलाहकार इस मॉड्यूल को समर्थन दे रहे हैं।
जिस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पानी में डूब चुकी है, जहां की आवाम रोटी के लिए तरस रही है, वहां खुफिया एजेंसी भारत में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रही है। इन सब के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से अब तक कई हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाओं की पुष्टि की है। बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने दावा किया है कि इन घटनाओं के सिलसिले में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज संसद की समिति के सामने पेश होंगे और बांग्लादेश के हालात पर अपनी रिपोर्ट देंगे। और वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, इसके खिलाफ भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। नागपुर में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और उत्पीड़न को बंद करने की मांग की। सभी संगठन जो है वो सब मिलकर ये सारा आक्रोश देश भर में व्यक्त कर रहे हैं और ये सभी जो आक्रोश है ये सब हिंदू और सभी अल्पसंख्यक, बौद्ध, जैन, सिख और जितने भी अल्पसंख्यक है सब पर जो अन्याय हो रहा है उसको तत्काल रूप से रोकने के लिए चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सभी धर्मों के लोग एकजुट हो रहे हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा की उत्तराखंड के मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ी निंदा की है। हरिद्वार के पिरान कलियर साबिर पार्क की दरगाह पर लोगों ने चादर चढ़ाई और शांति की दुआ मांगी। हमने यहाँ बैठ के दुआएं की हैं, ये गुजारिश की है कि उनको अक्ल सलीम अता करे ऊपर वाला और वो इस जुल्म से बाज आए। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश जारी किया है। एलजी सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है, जिसमें राजधानी दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने इसके लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने ही मांग की थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जो निर्देश दिया गया है उसमें इसका जिक्र भी किया गया है। और अब अपराध की 3 और खबरें आपको दिखाते हैं जो अलग अलग इलाकों से सामने आई। मैं अपने माँ बाप भाई से इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब अतुल के परिवार वाले भी खुलकर इस बारे में सब कुछ बता रहे हैं। अतुल के पिता ने जो दर्द बयां किया है वो दंग करने वाला है। कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको तोड़ दिया। महाराष्ट्र के सतारा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की ने तालाब में कूदकर जान दे दी। लड़की की मां चिल्लाती रही। लड़की ने अपनी मां की आंखों के सामने आत्महत्या कर ली। लड़की ने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के चूरू में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने दुकान से करोड़ों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने एआई की मदद से चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 1000 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालने के बाद एआई टेक्नोलॉजी से चोरों को ट्रेस किया। राजस्थान में एआई की मदद से चोरों को पकड़ने का ये पहला मामला है। मुंबई के कुर्ला इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे के आरोपी संजय मौर्य की आज अदालत में पेशी है। कुर्ला में हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 42 लोग घायल हो गए। संजय मौर्य पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। मौर्य का कहना है कि उसे ऑटोमेटिक बस चलाने का अनुभव नहीं था। उसे 1 दिसंबर को बस दी गई थी। उससे पहले वो प्राइवेट ठेकेदार के लिए मैनुअल बस चलाता था। और अब कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी 2 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से जुड़ी है, दूसरी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से।
जौनपुर की अटाला मस्जिद मामले में जौनपुर कोर्ट 16 दिसंबर को सुनवाई करेगी। अगली सुनवाई में कोर्ट सर्वे पर अपना फैसला सुना सकती है। याचिका में कहा गया है कि जौनपुर की अटाला मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। दावा है कि जिस जगह मस्जिद है वहाँ पहले अटला देवी का मंदिर था। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जा करने के बाद मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। न्यायालय ने आज सुनवाई किया है जो है 17C पे अमीन के संबंध में, जिसमें माननीय न्यायालय ने आज रिजर्व किया है 16 तारीख के लिए। 16 तारीख को कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। मुंबई से सटे ठाणे के दुर्गाणी किले पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कल्याण कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दुर्गाणी किले पर मस्जिद नहीं मंदिर है। दुर्गाणी किले को लेकर 48 साल से चल रहे केस में कल्याण सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसे मंदिर घोषित करते हुए कहा है कि किला सरकारी संपत्ति बना रहेगा। 1971 में ठाणे जिला कलेक्टर ने दुर्गाणी किले को मंदिर घोषित किया था। वसूली और किडनैपिंग की दो बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं जो देश के दो अलग अलग राज्यों से सामने आई। अभी कॉमेडियन सुनील पॉल के अपहरण की साजिश का ठीक से खुलासा भी नहीं हुआ था कि एक और एक्टर का मेरठ हाईवे पर अपहरण हो गया। मेरठ हाईवे पर बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद किडनैपर्स ने उनसे फिरौती मांगी और बिजनौर में पैसे वसूले गए। ये अपहरण कांड भी ठीक सुनील पॉल के अपहरण की तरह से किया गया था। महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ डांस शो के नाम पर एक महिला को दुबई बुलाया गया और 6 दिन तक अगवा कर बंद कमरे में रखा गया। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर ठाणे पुलिस ने महिला का सुरक्षित रेस्क्यू किया। और तेलुगु एक्टर मोहन बाबू की गुंडागर्दी, अपने घर पर TV9 रिपोर्टर पर हमला किया। TV9 रिपोर्टर रंजीत पर हमला किया। मोहन बाबू ने माइक छीनकर हमला किया। मोहन बाबू और उनके बेटे के बीच विवाद कवर करने गए रिपोर्टर पर हमला किया। मोहन बाबू करना सच्चे पंडित, मोहन बाबू करना सच्चे पंडित। मोहन बाबू करना सच्चे पंडित। तो देखिए, सवाल पूछने पर हमला किया गया। एक्टर मोहन बाबू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। TV9 रिपोर्टर पर हमला करने में FIR हुई है। BNS की धारा 118 के तहत केस दर्ज किया गया है। गंभीर चोट पहुंचाने पर FIR दर्ज की गई। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं TV9 रिपोर्टर पर जो हमला हुआ है। इस मामले में अब FIR दर्ज हो गई है। BNS की धारा 118 के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल एक्टर मोहन बाबू के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। जो FIR की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। TV9 रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कैसे माइक छीनकर उन पर हमला किया गया। और तेलुगु एक्टर मोहन बाबू ने अपने घर पर TV9 रिपोर्टर पर हमला कर दिया। हमले में रिपोर्टर बुरी तरह से जख्मी हो गया। पत्रकार पर माइक से हमला करने वाले इस शख्स का नाम मोहन बाबू है। मोहन बाबू साउथ की फिल्मों के एक्टर हैं, लेकिन यहाँ आपको रियल लाइफ के विलेन नजर आ रहे होंगे। ऐसी गुंडागर्दी कि बड़े से बड़ा गुंडा भी शर्मा जाए। मोहन बाबू जिससे मारपीट कर रहे हैं वो TV9 का रिपोर्टर है और उसका कसूर बस इतना है कि उसने मोहन बाबू से सवाल पूछने का अपराध कर दिया। सवाल पूछते ही मोहन बाबू भड़क गए और TV9 रिपोर्टर रंजीत का माइक छीनकर उसी माइक से उन पर हमला कर दिया। मोहन बाबू जिस वक्त TV9 रिपोर्टर के साथ गुंडागर्दी कर रहे थे, पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन मोहन बाबू को न तो पुलिस का खौफ था और न कानून का। उनके सिर पर तो बस खून सवार था। मोहन बाबू पहले से ही अपने बेटे के साथ मारपीट करने को लेकर सुर्खियों में थे। मोहन बाबू से TV9 का रिपोर्टर बस सवाल पूछना चाहता था। उनके और उनके बेटे के बीच चल रहे विवाद पर उनकी बात दुनिया के सामने पहुँचाना चाहता था, लेकिन मोहन बाबू ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया और मारपीट करने लगे। मोहन बाबू ने TV9 रिपोर्टर का माइक छीन लिया और उसी माइक से उन पर हमला कर दिया। मोहन बाबू के हमले में TV9 रिपोर्टर रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। TV9 रिपोर्टर रंजीत का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोहन बाबू की इस गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। TV9 रिपोर्टर से मारपीट के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को नोटिस भेजा है। पुलिस ने मारपीट के तीनों आरोपियों को आज सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने TV9 रिपोर्टर रंजीत का भी बयान दर्ज किया है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। गठबंधन के सहयोगी एक एक करके ममता बनर्जी के समर्थन में सामने आ रहे हैं।
इंडिया गठबंधन का नेतृत्व फिलहाल कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन जब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने की इच्छा जताई है, तब से नेतृत्व परिवर्तन की मांग ने जोर पकड़ लिया है। जो मंच गणतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक अगर कोई अलायंस है, उसमें सब अपने विचार रख सकते हैं, पर निर्णय सब मिलकर ही लेंगे। समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का समर्थन जता चुके हैं। अब ममता बनर्जी को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव का भी समर्थन मिल गया है। लालू यादव के समर्थन के बाद नेतृत्व परिवर्तन पर बहस और तेज हो गई है। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने, ममता को